मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके चहेते चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। काल कोठरी की जो घटना है उसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। आखिर वो घटना, जिस घटना ने प्लासी के युद्ध की पटकथा लिखी, वो घटना क्या है जिसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के रोष को, अंग्रेजों क्रोध को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उन्होंने बंगाली नहीं बल्कि पूरे भारत को उनके क्रोध का, कोप का भाजन बनना पड़ा बाद वाले दिनों में। वो घटना मैं बताऊंगा आपको, इसलिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल अंत तक जाएंगे नहीं बिल्कुल, और नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो घटना बताने वाला हूं आपको, वो आपको बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों में बताऊंगा। वो घटना जिससे अंग्रेज थरथर कांपने लगे, पूरा अंग्रेज जगत थर्रा उठा भारत में, ये वो घटना है। और मैं बात करूंगा आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और ये काल कोठरी की जो त्रासदी है हमारी, इस पर बात कर रहा हूं। और ये चैप्टर हमारा 5 नंबर का चल रहा है, क्योंकि इससे पहले में यूरोपियों का आगमन, कर्नाटक युद्ध, 1857 का विद्रोह और जो हमारे यहाँ भूराजस्व सुधार हैं, उन पर मैं आधुनिक भारत के इतिहास में चर्चा कर चुका हूं। इसलिए उन वीडियो को जरूर देखते रहेंगे, क्योंकि सारी घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक हैं, इसलिए आप उनको जरूर पढ़ेंगे, पिछली वीडियो को जरूर देखेंगे। और आज बात करूंगा आपसे यही ब्लैक होल ट्रेजेडी पर, तो मैं आपको वहां शुरुआत करूंगा इसकी, इस घटना की। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसको क्यों कहते हैं और इसको ट्रेजेडी क्यों कहा जाता है, आखिर वो क्या ऐसा हो चला जिससे इसको काल कोठरी, काल कह दिया हिंदी में, काल कोठरी की घटना। बहुत पैनी नर बना के रखेंगे। ये एक ऐसी घटना है जिसे अंग्रेजों ने अपने लिए एक महा दुर्घटना माना, और इस दुर्घटना के चलते उन्होंने बदला लेने की ठानी। और इसकी परिणति क्या है, इस घटना की परिणति या परिणति, ये वाला परिणति बोले तो परिणाम, इस घटना की परिणति है, मैं आपको ये लिख लेना यहीं पर, और वो है 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध। चूंकि मैं आपको यहाँ प्लासी का युद्ध नहीं पढ़ा रहा हूं और ना ही मैं प्लासी के बारे में बताऊंगा, यहां पर मेरा केवल विश्लेषण कहां तक सीमित है, मेरा विश्लेषण केवल इस ब्लैक होल ट्रेजेडी पर रहेगा, यानी कि काल कोठरी घटना पर रहेगा। बिल्कुल सटीक और सरल शब्दों में ये विश्लेषण, बहुत संक्षिप्त में है लेकिन बड़ा खास है, क्योंकि ये एग्जाम वाली बात है। मैं बताऊंगा आपको यहां पर इस क्लास में कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इस ट्रेजेडी की पटकथा यहां 17वीं सदी, ये वाला 17वीं सदी के अंत में, यहां पर जब 17वीं सेंचुरी का लास्ट हो रहा था, यहां पर उस सदी के अंत के चलते जो मुगल हैं, वो मुगल बहुत कमजोर हो चले। जो मुगल शासक थे, उनकी जो पकड़ है वो कमजोर हो चली। मुगल शासक की जो पकड़ थी वो इतनी कमजोर हो चली है, कमजोर हो गई है बहुत ज्यादा आपके। और आप जानते हैं इस समय मुगल शासक कौन है, औरंगजेब है। औरंगजेब बूढ़ा हो चला है। आप जानते हैं औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 में हुई है। यहां मृत्यु हुई है, किसकी मृत्यु हुई है, आपके औरंगजेब की, जो कि मुगल वंश का अंतिम महान शासक कहा जा सकता है। हमें तो हमने से आतताई और निरंकुश शासक कहते हैं, अत्याचारी शासक कहते हैं इसको मुगलों की ओर से, क्योंकि ये कट्टरपंथी था, धार्मिक रूप से धर्मांध था, ये हिंदू विरोधी था, और इसको मुस्लिमों का समर्थक माना जाता है। इसने मुस्लिम हितों के लिए कार्य किया। चूंकि मैं औरंगजेब में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कहूंगा ये पूरा विश्लेषण ब्लैक होल ट्रेजेडी के साथ में, लेकिन औरंगजेब से सीधा संबंध है, क्योंकि जब 17वीं सदी के अंत में, यानी कि बिल्कुल लास्ट चल रहा था, तो उस समय जो मुगल साम्राज्य के प्रांतों में जो पकड़ है वो कहां आ गई, वो नवाबों के हाथ में, नवाबों, ये जो नवाब थे उस समय के नवाब, उनके हाथों में आ गई। और जो सूबेदार थे वो सूबेदार शक्तिशाली हो चले, और ये इतने शक्तिशाली हो चुके थे, जो नवाब थे उस समय, इन्होंने शक्ति अत्यधिक बढ़ा ली नवाबों ने, और ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली हो चले। और उसी क्रम में बंगाल क्षेत्र भी था, और बंगाल के अंदर जो सूबेदार था उस समय बंगाल में, तो आप जानते होंगे बंगाल में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई, अलीवर्दी खां की। ये अलीवर्दी खां को अंतिम यहां शक्तिशाली आपका नवाब माना जाता है, शक्तिशाली नवाब कहते हैं इसको, बंगाल का शक्तिशाली नवाब कहते हैं इसको, शक्तिशाली नवाब था बंगाल का, ये अंतिम नवाब कहा जाएगा यहां से। और ये नवाब है जो इसके बाद में इसका दोहित्र, जो इसका हम लोग दोहित्र माने होता है, इसका नाती जैसा पुत्री का लड़का है, और नाम क्या है उसका नाम है आपके सिराजुद्दौला। क्या नाम है, सिराजुद्दौला।
जब बंगाल का नवाब बना तो आपको जान के आश्चर्य होगा, उस समय इसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? ये केवल 20 वर्ष की उम्र थी सिराजुद्दौला की, जब बंगाल का नवाब बना। ये वो दौर था जब बंगाल में कंपनी अपना विस्तार कर रही थी और इस समय फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनी अपना फैलाव कर रही थी। यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों ही कंपनियां व्यापार और यहां पर व्यापार के साथ साथ में ये राजनीतिक एकाधिकार की नीतियां भी अपना रही थी। आपके अंग्रेज ने इनसे कहा आपको केवल व्यापार करना है, कारोबार करना है, दोनों को चेतावनी दी, आप केवल अपने कारोबार पे ध्यान दीजिए, आप व्यापार पे ध्यान दीजिए, आप यहां पर विस्तारवादी नीति नहीं अपना सकते, आप अपना यहां पर राजनीतिकरण नहीं कर सकते। आपको अगर व्यापार करना तो रहिए, स्वागत है, अगर व्यापार नहीं करते तो आपको ये गतिविधियां रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर चुके थे और अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए अपनी सेना को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे थे। सेना का प्रसार किया इन लोगों ने और उसी की परिणति है कि फ्रांसीसी चंद्रनगर में ये कौन थे? यहां पर यहां फ्रांसीसी चंद्रनगर में आपके, और इसी कड़ी में आपके जो कलकत्ता वाला पार्ट है, इस कलकत्ता बंदरगाह और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, कलकत्ता बंदरगाह और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया और यहां 1690 में ही वो पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर चुके हैं यहां पर। यानी कि मैं कह सकता हूं यहीं पर 1690 में अंग्रेजों ने फैलाव अपना करना चालू किया आपके। अब ये व्यापार के साथ में दोनों में आपस में विरोध था, दोनों में आपस में झगड़ा था आपको, और यहीं पर जो कहानी शुरू हुई वो हुई जब नवाब ने इन दोनों को, विशेष तौर पर अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों ने अपना सैन्यकरण कम किया, उन्होंने दुर्गीकरण कम किया, वो नवाब की बात को माने, वो अंदरूनी तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज नहीं माने यहां पर, और अंग्रेजों ने ये फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम था उसको मजबूत कर लिया और यही फोर्ट विलियम में ये अपनी एक मजबूत सेना तैयार कर रहे थे। यहां पर आपके कहां पर? फोर्ट विलियम में एक इतनी बड़ी सेना तैयार कर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं नवाब को पराजित करने के लिए तैयार थी। और फोर्ट विलियम इस कलकत्ता बंदरगाह और अन्य क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान कर रहा था। ये फोर्ट विलियम इतना मजबूत किला बन चुका था। नवाब ने इन्हें चेतावनी दी कि आप फोर्ट विलियम के सुदृढ़ीकरण को, फोर्टिफिकेशन को, दुर्गीकरण को रोकिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेज को बार बार चेताया नवाब ने, और बस यहीं से शुरू हुआ। नवाब ने नाफरमानी, अपने आदेश का उल्लंघन करने के लिए, अपने आदेश के उल्लंघन के इनको दंडित करने के लिए उसने निश्चय किया और वो अपनी सेना को लेकर के कलकत्ता पर धावा बोलने के लिए आतुर होता और उसने कलकत्ता पर पूरी ताकत से उसने हमला करने की ठानी। यानी अंग्रेजों के किस क्षेत्र पर? फोर्ट विलियम पर। कलकत्ता में कौन था? फोर्ट विलियम। ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि बाद में यही अंग्रेजों का राजनीतिक मूल केंद्र बनेगा, राजधानी केंद्र बनेगा। और इस फोर्ट विलियम पर नवाब ने जब आक्रमण किया तो नवाब की सेना में कौन है? नवाब सिराजुद्दौला। ये सिराजुद्दौला नवाब है और इस नवाब की सेना में ऐसा कहा जाता है कि 50,000 पैदल सैनिक, कितने? 50,000 पैदल सैनिक थे इसमें, साथ ही इसमें 50 तोपें भी थी, ऐसी मान्यता है उस समय की, और 500 हाथी थे साथ में। यानी इतनी मजबूत सेना को नवाब लेकर चल रहा। समझ सकते हैं इस बात से कि नवाब ने इन्हें सबक सिखाने के लिए क्या सोचा है। 50,000 पैदल सैनिक हैं, 50 तोपें हैं और 500 हाथी हैं, और उसने फोर्ट विलियम की दीवार को तोड़वा दिया। फोर्ट विलियम की दीवार को तोड़ करके नवाब ने उसमें एंट्री मारी, प्रवेश किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर जो तत्कालीन गवर्नर था इस किले का, गवर्नर का नाम था जॉन ड्रैक, ये उस समय का ये गवर्नर हुआ करता था, और ये तेजी से इस पूरे किले को छोड़ करके भाग गया। ये भागा, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ये जब भागा है तो हुगली, कहां भागा? ये हुगली में जो इनका शिप खड़ा हुआ था, हुगली में जहाज खड़ा हुआ था, वहां उस शिप से भागा और इसने इस किले को छोड़ दिया। और यहीं पर जो एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज सैनिक अधिकारी है, उसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम है? हॉलवेल नाम है उसका। ये रहा,
हालवेल नाम है, और हालवेल ने कुछ समय तक नवाब की सेना का प्रतिरोध किया, कुछ समय तक नवाब से टक्कर ली, लेकिन नवाब की मजबूत सेना का सामना नहीं कर सका। और हालवेल था और एक अंग्रेज का था गैरिसन, इन दोनों ने नवाब की सेना के समक्ष बहुत जल्दी ही सरेंडर कर दिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। इसको आप लिख लेंगे यहां से, ये आत्मसमर्पण कर दिया उसने, और इस आत्मसमर्पण का परिणाम है यहीं पर, ये रहा, सरेंडर कर दिया उसने, ये रहा, समर्पण कर दिया उसने आपके, और इसका परिणाम क्या निकला? नवाब ने इन्हें दंडित करने के लिए, यही जो आपको डेट याद करनी है, ये डेट है 20 जून 1756। इस डेट को भूलेंगे नहीं आपके, ये वो डेट है इतिहास की जिस डेट ने प्लासी की स्टोरी लिखी, प्लासी की पटकथा लिखी। अगर ये घटना ना होती तो शायद प्लासी नहीं होता। रटकर जाएंगे आप लोग इस बात को। और उसने एक 18/14, कितने बाई 14? ये आपको याद करना, 18/14 ऐसा कहा जाता है। 18 लंबाई और 14 चौड़ाई के कमरे में उसने 146, कितने? उसने 146, इसको आप लोग यहां 146 अंग्रेजों को कैद कर दिया। अंग्रेजों को क्या कर दिया? बंदी बना लिया, इनको कैदी बना दिया, आपके कैदी बना दिया इन लोगों को। कितने अंग्रेजों को? 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया उसने आपके। और इसमें से हॉलवेल भी था, इन 146 लोगों में। कौन था? हॉलवेल भी था, ये भी था, और अन्य अंग्रेज थे इसके साथ में, अन्य अंग्रेज थे। और उसने जब इसे बंदी बनाया इन लोगों को, तो इस कमरे को जब सुबह खोला गया, यानी कि सुबह कब खोला गया? यहां पर इस डेट को देखेंगे आप लोग, 21 जून को, 21 जून 1756 को जब ये खोला गया कमरा, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें से केवल 23 अंग्रेज, ओनली 23 अंग्रेज, केवल 23 अंग्रेज ही ये मरणासन्न हालत में जीवित बचे। मरणासन्न कहेंगे इनको भी, जीवित, मरणासन्न, मरणासन्न अवस्था में, मरणासन्न अवस्था में जीवित बचे, यानी कि इनके हाल भी बेहाल था। अर्थात मरे जरूर नहीं है, लेकिन मरने से भी ज्यादा इनकी बदतर स्थिति, कमजोर स्थिति थी। यानी इस घटना को हॉलवेल भी बचने वालों में से एक व्यक्ति था, इसे डाला गया था हालवेल को, और हालवेल ने इस घटना का बिल्कुल आंखों देखा वर्णन किया है। कहा नवाब के सैनिकों ने, जो वहां पर सिपाही देखरेख कर रहे थे इस कमरे की, उन्हें रिश्वत देने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन उन्होंने रिश्वत लेने से भी मना कर दिया। और परिणाम यह हुआ कि दम घुटने से, सांस खिंचने से, क्योंकि ऐसा मान्यता है छोटी छोटी 2 खिड़कियां लगी थी, कुछ लोग कहते हैं खिड़कियां भी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि 123 लोग जो थे वो काल के गाल में समा गए। यहां पर इस घटनाक्रम में बताया मैंने आपको, अभी ऊपर बताया है कितने लोग मरे इस घटनाक्रम में आपके, इस घटनाक्रम में आपके 140 लोगों में से, और 123 लोग यहां पर उनकी मौत हो गई आपके, इतने लोगों की। और मैंने कहा कितने लोग बचे हैं आपके? केवल 23 लोग बचे, केवल इनकी मौत हुई आपके इतने लोगों की, और 23 अंग्रेज ही बचे। और उनमें से हालवेल भी एक था, वो कहता था मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो मैं बच सका हूं, लेकिन उसकी हालत भी बहुत खराब थी आपके। इसी घटना की परिणति मानी जाती है 1857 का प्लासी युद्ध, क्योंकि अंग्रेजों ने इस घटना का बदला लेने के लिए नवाब से न सिर्फ कलकत्ता के अमीरों को, न सिर्फ कलकत्ता के व्यापारियों को, बल्कि नवाब के सेनापति मीर जाफर को भी अपनी ओर मिला लिया। उसे प्रलोभन दिया गया कि हम तुम्हें बंगाल का नया नवाब बना देंगे। ये वही घटना है। चूंकि मैं प्लासी के युद्ध में नहीं जाऊंगा, यहां पर एक पुराने वीडियो में आपसे विस्तार से प्लासी और बक्सर पर चर्चा कर चुका हूं। आगे नए वीडियो आपसे फिर से बात करूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल ब्लैक होल ट्रेजेडी को इतिहास की, भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना माना जाता है। आप जानते हैं आपके लिए अभी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी जीडी के लिए मैं स्पेशल क्रैश कोर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, और डेली प्रतिदिन क्रैश कोर्स के लिए स्पेशल एसएससी जीडी पर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। इसलिए लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे आप पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि मेरा नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच सके। और जो जीडी का मैं बैच लेकर आया हूं एसएससी जीडी का, अगर वाकई में सफल होना चाहते हैं तो लगातार इस चैनल बने रहिए। मैं पहले कह चुका हूं आपके कि अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, इसलिए इस ब्लैक होल को रट के जाएंगे। 20 जून 1756 को घटना हुई है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 146 अंग्रेजों में से 23 अंग्रेजी बचे, बाकी लोग मारे गए आपके। एक अन्य वीडियो फिर में आपसे मेरी मुलाकात होगी। लगातार इस चैनल पर बने रहिए आपके।
और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।